तो सोशोलॉजी सेकंड इंटर में संरचनात्मक संगठन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सामने, और वो है नगरीकरण क्या है, इसके गुणदोष बताइए, इसके उद्देश्यों को दूर करने के उपाय बताइए, या फिर नगरीकरण से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनकी विवेचना करिए, या फिर नगरीकरण क्या है इसके गुणदोष की व्याख्या करिए, नगरीकरण की विशेषताएं बताइए, भारत में नगरीकरण के 2 प्रभाव बताइए। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा और लगातार पूछा जा रहा है, ऐसा भी नहीं कि जो है आ नहीं रहा है ना। अगर आप देखोगे तो ये बोर्ड में 2020 से 2024 तक लगातार आया हुआ है, तो क्या 25 में नहीं आएगा? क्यों ना मांगे हम 25 में आएगा, क्यों नहीं आएगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाते हैं हमारे लिए। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि भाई नगरीकरण क्या है। नगरीकरण 2 शब्दों का योग है, नगर प्लस ईकरण। नगर का तात्पर्य होता है एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा एरिया जहां पर लोग रहते हैं, और ईकरण मतलब औद्योगिकरण, क्योंकि जब कस्बे में, गांव के करीब कोई उद्योग लगता है, कोई कारखाना लगता है, कोई फैक्ट्री लगती है, तो वहां पर काम करने वाले लोग उस फैक्ट्री में, उस उद्योग में काम करने के लिए जाना प्रारंभ करते हैं, और वे वहीं आसपास ही रहना प्रेफर करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह उनको जॉब पे जाना होता है, तो वहीं आसपास रहना पसंद करते हैं। आसपास जो नगर बच जाता है उसी को नगरीकरण कहते हैं। नगरीकरण को परिभाषित करते हुए एक विद्वान है ब्रीज, उन्होंने लिखा कि भैया नगरीकरण एक प्रक्रिया है जिसके कारण लोगों को बोला जाता है नागरिक। जब लोग शहर में रहने लगते हैं, कृषि के स्थान पर अन्य व्यवसाय को करने लगते हैं, जब लोगों में परिवर्तन होता है, उनके निवास स्थान में परिवर्तन होता है, गांव से वो नगर में आकर बस जाते हैं, कि उसी को नगरीकरण कहते हैं। नगरीकरण के दोष की बात करें, गुण दोष की बात करें, अर्थात नगरीकरण का क्या हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, इसकी बात करें, तो पारिवारिक जीवन पे प्रभाव की सबसे पहले बात कर लेते हैं। संयुक्त परिवार का विघटन, सबसे पहला प्रभाव यह पड़ता है भैया, देखो हमारे जो संयुक्त परिवार पहले हुआ करते थे, दादा दादी, है ना, बड़े पापा और मंझले पापा और फिर अपने पापा और फिर चाचा, पूरा का पूरा परिवार होता था, एक साथ रहते थे। बच्चों पर संस्कारों का दबाव होता था, किसी प्रकार की स्वतंत्रता बच्चों को नहीं होती थी कि 12 बजे तक घूम रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। ऐसे बुरे व्यवहार तो आ ही नहीं सकते थे, क्योंकि बच्चे अगर अपने माँ बाप की नहीं सुनते, क्योंकि बड़े पापा से बड़ा करते थे, दादाजी से क्यों खौफ खाते थे, है ना। माँ बाप दुलार के माँ बाप ही करेंगे, बड़े पापा क्यों नहीं करेंगे, बड़ी मम्मी क्यों नहीं करेंगी, दादा दादी क्यों नहीं करेंगे। ये सारे के सारे लोग तो दुलार में नहीं बिगाड़ देंगे बच्चों को। लेकिन अब छोटे छोटे परिवार हो गए, माँ बाप नौकरी करते हैं, शहरों में रहते हैं, बच्चों को लेकर अलग रहने लगे। क्या हो गया? परिवार पर नियंत्रण का अभाव। अब परिवारों पे नियंत्रण करना मुश्किल हो गया। पिताजी निकल गए नौकरी पर, माताजी निकल गई नौकरी पर, बच्चे घर में अकेले मोबाइल देख रहे हैं, खुराफात कर रहे हैं, कौन नियंत्रण करेगा उनके ऊपर? फिर आते नई प्रथा और परंपराएं। पहले जब गांव में लोग रहते थे तो माता पिता की पूजा करते थे, माता पिता को, माँ बाप को माता पिता कहकर पुकारते थे। और अब तो परिवर्तन हो गया, माँ बन गई मम्मी और पिता बन गए डैडी।
पहले लोग तो रसोई में बैठ कर के पीढ़े पे खाना खाते थे, अब कुर्सी मेज पे खाना खाने लगे। पहले लोग रामायण की चौपाइयाँ पढ़ते थे, अब लोग रील देखने लगे। परिवर्तन हो गया। पारिवारिक जीवन में आ गई अस्थिरता। पहले पति पत्नी का संबंध स्थिर रहता था, ज्वाइंट फैमिली होती थी, पत्नियों को घर की बहुओं को बाहर के पुरुषों से मिलने का मौका ही नहीं मिलता। इवन वो मायके से आए हुए अपने भाई से भी जाकर बैठ करके बात नहीं कर सकती थी ससुराल में, है ना। वहां पर भी उनको जाकर मौके नहीं होते थे, क्योंकि एक बैठक रूम होता था, वहीं पे बैठा किया जाता था, और घर की बहू जो होती थी वो चाय नाश्ता लेकर के आती थी, राम जोहार करके की चली जाती थी। बाकी बातचीत करने का काम तो परिवार के बड़े बुजुर्ग किया करते थे। स्त्रियों के संबंध पर पुरुषों से नहीं हो पाते, तो तलाक भी नहीं होती थी। पर वर्तमान समय में परिवार में अस्थिरता आ चुकी है। पति पत्नी के संबंध अस्थिर हो गए, क्योंकि पति काम पे निकला नहीं है कि पत्नी भैया आज़ाद हो गई, शॉपिंग करने जा रही हैं, घूमने फिरने जा रही हैं, चटोरी हैं, चाट खा रही हैं, जो उनके शौक को पूरे कर रहे हैं उनके साथ घूम रही हैं, फिर रही हैं, पर पुरुषों के संपर्क में आ रही हैं। अब उनको क्या लगने लगा, अपना आदमी से ज़्यादा बेहतर दूसरा आदमी लगने लगा। रिश्ते टूटने शुरू हो गए। वैवाहिक आदर्शों में परिवर्तन। आजकल के युवा विवाह करना चाहते नहीं। विवाह करके कौन जिम्मेदारी उठाएगा? वो तो चाहते घूमो फिरो ऐश करो, अपनी जीवन का पहले मजा क्यों ले लो, और इसी में शादी की उम्र निकल जाती है। फिर जब शादी होती है बुढ़ापे में तो बच्चे नहीं होते, तो आईवीएफ वाले पैसा कमाते हैं, डॉक्टर्स पैसे कमाते हैं। क्योंकि युवा हो या युवती हो, पहले ज़माने में क्यों कम उम्र में ही शादियाँ हो जाती थी, शादी के बाद बच्चे हो जाते थे, कोई समस्या ही नहीं। वर्तमान समय में आधी उम्र तो पढ़ने लिखने में ही गुजर जाती है, और बची आधी उम्र नौकरी ढूंढने में निकल जाती है। विवाह के चक्कर में लोग फंसना नहीं चाहते, अविवाहिक रहते हैं, लिविंग रिलेशन में रहते हैं। फलस्वरूप जो आदर्श हुआ करते के विवाह के, वो भी कम होते हुए चले जा रहे हैं। स्त्रियों की स्थिति में सुधार। हालांकि नगरीकरण में क्या हुआ कि जहां एक और स्त्रियों की शिक्षा में सुधार हुआ, तो स्त्रियों की दशा में भी सुधार हुआ है। सामाजिक जीवन की बात करें यदि हम, तो शिक्षा का प्रसार, जब नगरीकरण हुआ तो समाज में जगह जगह पे स्कूल कॉलेज बनने लगे। स्कूल कॉलेज बनने लगे तो बच्चों को पढ़ाया जाने लगा, ज्ञान मिलने लगा तो अंधविश्वास में कमी हो गई, क्योंकि आचार विचार का विकास हो गया। नवीन टेक्नोलॉजी से कृषि भी होने लगी तो उपज भी बढ़ गई, व्यापार का भी विकास हो गया, और लोगों के पास धन धान्य की कमी भी खत्म हो गई, अब लोगों के पास पैसा भी हो गया। सभ्यताओं का संगम, क्योंकि आवागमन के साधनों का विकास हुआ, हमारी संस्कृति के साथ में दूसरे लोगों के संस्कृति का संगम हुआ, ठीक है ना, तो सभ्यताओं का भी संगम हो गया। संचार के साधनों का विकास, आज संचार के साधन जैसे कि रेल, बस, ट्रेन, टेलीफोन, मोबाइल फोन, सबका विकास हो गया है। आज लोगों से मिलना जुलना और उनके हालचाल लेना ज़्यादा आसान हो गया है। अपराध प्रवृत्ति का प्रसार, तो भैया जहाँ बहुत सारी अच्छाइयाँ व्याप्त हुई हैं वहाँ पर नैतिकता का अभाव भी हो गया है। आज लोग ऐशो आराम को खरीदने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, घूस का सहारा लेते हैं, चोरी चमारी करते हैं, छल कपट करते हैं, मिलावट करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं, शराबखोरी करते हैं, घूसखोरी करते हैं, जुआ, डकैती, हत्या आदि तरह तरह के अपराध करते हैं। और नगरी के अपराध का अड्डा बन गया है। गाँव में कौन से अपराध होते हैं, है ना? गाँव में कौन से अपराध होते हैं? नगरी के अपराध का अड्डा बन गया है। बीमारियों का प्रसार, आज दुनिया भर की बीमारी हो गई, शुगर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ये सारी बीमारियां
जो है इन बीमारियों की वजह क्या है? मिलावटी खान पान, प्रदूषण, भारी जनसंख्या में वृद्धि, सीलिंग वाली बस्तियों में रहना, खुली हवा का अभाव, है ना, और अनियमित यौन संबंध, जिसके साथ में पशुता आ गई है लोगों में। पहले लोगों में मानवता होती थी, एक ही जीवन साथी होता था, उसके साथ में पूरा जीवन हम लोग बिताते थे। आज लोग पशु के समान हो गए। जैसे कुत्ता होता है, इधर उधर जहाँ पाया मुंह मान लिया। अब उसमें अगर कोई बीमारी होगी तो बीमारी भी ट्रांसफर होती है ना। यही कारण होता है कि शहरों में बहुत जगह बीमारियां बढ़ने लगी हैं। स्वास्थ्य में गिरावट, तो भाई जब रहन सहन ही नियमित नहीं रह गया, शुद्धता ही नहीं रह गई जीवन में तो फिर स्वास्थ्य में गिरावट तो होगी। लोगों का जीवन भी अब कम लंबा हो गया। पहले तो लोग 100-100 साल जिंदा रहते थे, अब क्यों 50 साल में ही राम नाम सत्य हो जाता है। समझ लो ना। The domain is not registered with codehab.com. Please contact us on our WhatsApp. भौतिक वाक्य प्रधानता, नागरिक प्रभाव के कारण भारतीय समाज के आदर्शवादी सिद्धांत भी ध्वस्त होने लगे हैं। अब लोगों में आदर्श नहीं रह गया, भौतिक सुख नहीं रह गया। लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, तनाव है, टेंशन है। क्लियर। फिर अगला पॉइंट आता है भैया, नगरीकरण का भारतीय आर्थिक जीवन पर प्रभाव। तो नगरीकरण का जो प्रभाव है वो आर्थिक जीवन पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि पूंजी का विकास हो रहा है। अब तो भैया ऐसा हो गया कि जिसके पास पैसा है बजेगा उसका ही घिंघोरा, उसका ही गुणगान होगा, और जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास अभाव का भंडार होगा। महंगाई में वृद्धि, तो महंगाई तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उत्पादन में कमी होती जा रही है, वस्तुओं के मूल्य महंगे होते चले जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते चले जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते चले जा रहे हैं। कुटीर उद्योगों का ह्रास, जो छोटे मोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, उनका ह्रास हो रहा है। ठीक है ना। देश की अर्थव्यवस्था जो है वो असंतुलित हो गई है। बेकारी में वृद्धि, अब शहरीकरण में भैया कहाँ तक सबको काम मिलेगा? जगह का काम तो मशीनें खुद ही कर लेती हैं, इंसानों का काम मशीन ही करने लगी। इंसान हो गए बेरोजगार, फिर गांव से और भी लोग शहर में आ जाके नौकरी ढूंढने के लिए, वो भी बेरोजगारी को बढ़ा देते। वाणिज्य और व्यापार का विस्तार हो गया है दूर दूर तक। आज चाइना के प्रोडक्ट इंडिया में बिकते हैं, तो इंडिया के प्रोडक्ट भी दूर दूर तक बिका करते हैं। दोष को दूर करने के उपाय, नगरीकरण के दोष को दूर करने के उपाय। तो पहला क्या होता है कि भैया नगरों को किया जाए नियोजित, प्रॉपर प्लान बनाइए, जहाँ तक हो सके उद्योगों का विकेंद्रीकरण करिए, छोटे छोटे उद्योग जगह जगह पे खोलिए, जिससे कि लोगों को अलग अलग जगह पे रोजगार मिल सके, है ना। गांव में उद्योगों को प्रोत्साहित करिए, गांव में भी उद्योग खोलिए, जहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा तो शहर में आएंगे ही नहीं। फिर तो श्रमिकों की समस्या को समाधान करिए, श्रम कानून बनाइए, कल्याणकारी कदम श्रमिकों के लिए उठाना बहुत ही आवश्यक है। जल, बिजली, पानी, मनोरंजन की उचित व्यवस्था गांव में ही की जाए। बस के अभाव की खंगी हो चुकी है, गंदगी हो चुकी है, उनको गंदगी से बचाने के लिए वहाँ पर जनसंख्या के दबाव को कम करने का प्रयास किया जाए। कच्चे मकान की जगह पे पक्के मकान का निर्माण कराया जाए, सरकार की तरफ से उनको सस्ता ऋण प्रदान किया जाए। श्रम संगठनों को कुशल बनाने का प्रयास किया जाए, सस्ते दामों पर जो श्रमिक वर्ग है उसको न केवल अनाज बल्कि चिकित्सा की व्यवस्था भी की जाए, अस्पताल वगैरह बनवाए जाए। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन आता है भाई, नगरीय समाज किसे कहते हैं? तो जिस क्षेत्र में अधिकांश व्यक्ति कृषि नहीं करके बल्कि कोई और काम करते हैं, ऐसे समाज को नगरीय समाज
करके, जहाँ पे वस्तु का उत्पादन किया जाता है या फिर सेवाएं प्रदान की जाती है। मुख्य रूप से नगरीय समाज में होता क्या है, लोग सेवाएं प्रदान करते हैं, लोग नौकरियां करके मतलब अपनी सेवा प्रदान करते हैं। आप जाते हो काम करने, तो आप क्या करते हो, कोई उत्पादन थोड़ी ना कर रहे हो, कोई प्रोडक्शन थोड़ी ना कर रहे हो, गेहूँ चना थोड़ी ना पैदा कर रहे हो। आप जाके वहाँ पे अपनी सेवा बेचने के लिए जाते हो, अपनी सर्विसेज को बेचते हो, है ना। तो इसे कहते हैं नगरीय समाज, जहाँ पे लोग नौकरी करते हैं। डुर्खीम ने कहा कि भाई नगर एक ऐसा समाज होता है जिसके सदस्य सावयवी एकता के द्वारा आपस में बंधे हुए होते हैं। सावयवी एकता यानी कि भाई हमारा भी भला हो, आपका भी भला हो, है ना। जब आपका भला होगा तो हमारा भी भला होगा, इसे सावयवी एकता कहते हैं। अब इसकी विशेषताओं की बात करें कि भाई देखो, जनसंख्या का घनत्व तो अधिक होता है, एरिया कम होता है, ज़मीनें कम होती हैं, और उस कम ज़मीन में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। नगरों का जो घनत्व होता है, जनसंख्या का घनत्व होता है, 10,000 लोग एक किलोमीटर में रहते हैं। 1 किलोमीटर की रेंज में 10,000, 15,000 लोग रहते हैं। जनसंख्या में विभिन्नता पाई जाती है। किसी एक धर्म के लोग रहते नहीं हैं, अलग अलग धर्म के हैं, मत के हैं, संप्रदाय के हैं, जाति के हैं, वर्ग के हैं, अलग अलग भाषा को बोलने वाले हैं, अलग अलग वेशभूषा को धारण करने वाले हैं, अलग अलग रुचि वाले लोग हैं, अलग अलग आवश्यकता वाले लोग हैं, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। और जब अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं तो कभी कभी समस्याएं भी आती है ना। जैसे कि अभी देखा कि भाई बरेली में समस्या क्या आई कि उन्होंने क्या किया कि कावड़ यात्रा निकलती है, शिव जी की कावड़ यात्रा नहीं निकलने दी मुस्लिम एरिया में से, नहीं निकलने दी। क्यों? वो कहते हैं हमारा मत अलग है ना। वो कहते हैं आप मूर्ति पूजा मत करो, वो कहते हैं आप भगवान की पूजा मत करो, अल्लाह की पूजा करो, मुसलमान बन जाओ। जबकि हमारे सनातन धर्म में क्या कहा जाता है, भाई आप अपना पूजा जैसे करते हो करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें जैसी पूजा करनी दो, आपको क्या आपत्ति है। हम तो ये बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम, पूरा का पूरा विश्व हमारा परिवार है, आप भी हमारे परिवार के मेंबर हो, आप भी हमारे भाई हो, ठीक है ना। आप भी खुश रहो, हम भी खुश रहें, क्योंकि हिंसा कोई अच्छी बात तो होती नहीं, उससे सभी का नुकसान होता है। तो ये जनसंख्या की विभिन्नता के कारण समस्या उत्पन्न होती है। श्रम विभाजन की बात करें तो भाई अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार के कार्यों में लगे हुए हैं। सभी व्यक्ति एक जैसा काम तो कर नहीं सकते। कारखाने में भी 4 प्रकार के कर्मचारी होते हैं, 4 प्रकार का काम होता है, सीधी सी बात है, काम बटा हुआ होता है। जिसको जो काम अच्छे से आता है वो उसी काम को अच्छे से करता है। आर्थिक क्रियाओं का केंद्र नगर जो होते हैं वो आर्थिक क्रियाओं का केंद्र होते हैं, क्योंकि जितनी भी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, चाहे संचार हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे न्याय हो, चाहे यातायात हो, उनका केंद्र क्या है? नगर, है ना। द्वितीयक संबंधों की प्रधानता, तो नगरों में होता क्या है ना, देखिए संबंध 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राथमिक संबंध होता है। प्राथमिक संबंध कैसा? भाई हमारे माता पिता का साथ में जो हमारा संबंध है वो प्राथमिक संबंध है। हमारे भाई बहनों के साथ में जो हमारा संबंध है वो प्राथमिक संबंध है ना। यानी हमारा जो खून का रिश्ता है वो प्राथमिक संबंध है। पर नगरों में प्राथमिक संबंध कम होते हैं। देखिए एक संबंध जगह होती है, लोगों की दोस्ती यारी जगह होती है, जान पहचान जगह होती है, परिवार रिश्तेदार तो कम ही होते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? द्वितीयक संबंधों की प्रधानता शहरों में। व्यक्तिवादिता, लोग व्यक्तिवादी हैं, व्यक्तिवाद की भावना उनके अंदर प्रबल है, क्योंकि लोग किसी दूसरे की नहीं बल्कि वो अपनी चिंता करते हैं, है ना। ये होता है व्यक्तिवाद। परिवार के महत्व में कमी, भाई नगर में आकर के लोग परिवार बनाते ही कहाँ हैं? बोलते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, हम 2 हमारे 2, ठीक है ना। जितने को अच्छे से पढ़ा लो। अब कोई पंचर की दुकान तो खुलवानी नहीं है, बच्चे पैदा करते हैं, है ना, जगह बच्चे पैदा करते हैं, तो बच्चे उतने ही अच्छे जिनकी शिक्षा अच्छे से हो जाए। स्थानीय पृथक्करण,
तो शहर में भाई अलग अलग स्थान जो होते हैं अलग अलग होते हैं, जैसे कि संस्थान अलग है, होटल अलग है, रेस्टोरेंट अलग है, मनोरंजन के साधन भी अलग है ना। तो अलग अलग स्थान पाए जाते हैं। सामाजिक समस्याओं का केंद्र भैया नगर में बहुत अपराध होते हैं और बहुत सारी बुराइयां हैं यहाँ पर, बहुत सारी बुराइयां। बाल अपराध है, बच्चों से काम कराया जाता है, वैश्यावृत्ति है, बहुत सारी औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं होता है, वो पैसे के लिए किसी को भी धोखा दे सकती हैं, जान तक ले सकती है, खतरनाक होती है। बेकारी है, गंदगी है, गंदी बस्तियां हैं, खराब स्वास्थ्य है, गरीबी है, मद्यपान है, यानी शराब पीते हैं लोग यहाँ के, शराबें बहुत बिकती हैं, शराब की दुकानें हैं, कुपोषण है, वर्ग का संघर्ष है, अमीरी गरीबी है ना, हिंदू मुस्लिम तरह तरह के, सिया सुन्नी तरह तरह के संघर्ष हैं, वायु प्रदूषण है। जैसे जैसे नगर में की आकार में वृद्धि होती है, इन समस्याओं में भी वृद्धि होती है। सामाजिक गतिशीलता, समाज जो होता है ना वो गतिशील होता है, हमेशा आविष्कार होते रहते हैं, नई नई चीज़ों के आविष्कार होते रहते हैं, लोगों की कार्यकुशलता उससे बढ़ती रहती है। एक प्रधान सहनशीलता, कहते हैं भाई देखिए अगर अपना को कल्याण करना है ना तो दूसरों का कल्याण करना आपको सीखना होगा, वही बात हो गई ना, कर भला तो होगा। शिक्षित तथा तर्क प्रधान समाज, जो हमारा जीवन है, जो समाज है वो शिक्षित है, तर्क प्रधान है। यहाँ पर लोग अंधविश्वास नहीं करते क्योंकि पढ़े लिखे लोग होते है ना, लोग एक दूसरे से कह सकते हैं लगाव रखते हैं, केवल कल्याण के लिए, परंपरा के लिए नहीं। चलिए वीडियो में क्वेश्चंस आपके रिक्वेस्ट पर हम ये पूरे कर दिए हैं, अब इनको स्टडी कर लेंगे और रिटर्न कर लेंगे, कल चेक करा लेंगे।